नाज़रीन, रुपये पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे वो है CPEC और हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री। CPEC जो है वो एक बहुत ही बड़ा मंसूबा है और उस मंसूबे का जो ज़िक्र है वो काफ़ी अरसे से हो रहा है। ताहम जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनके जो रिज़ल्ट्स हैं उनको आने में थोड़ा वक्त लगता है। CPEC मंसूबे के बारे में भी ये कहा जाता है कि इसके फ्रूट्स जो हैं 15, 20, 25 और कुछ लोग कहते हैं कि 30 साल के बाद पाकिस्तान को भरपूर अंदाज में मिल सकेंगे। यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि रियल एस्टेट इन दी अदर मतलब पर्सपेक्टिव अगर इसको देखा जाए तो वो फ्लरिश कर रही, ज़ाहिर बात है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है रियल एस्टेट के अंदर तो लोग उसकी जानिब बड़ी जल्दी राग़िब हो जाते हैं। CPEC के बारे में मैं कहूँगा कि मुस्तनद मालूमात बहुत कम हैं, ताहम उसका ट्रैक जहाँ जहाँ से गुज़र रहा है, वो सड़क जो CPEC को जोड़ेगी हमारे यहाँ गवादर से लेकर काशगर तक, उसके मुतल्लिक जो है बहुत सारी क्यास आराइयाँ हो रही हैं। उन क्यास आराइयों की वजह से बहुत सारी रियल एस्टेट जो क्या कहा जा सकता है कि प्रपोज्ड उस रोड के इर्द गिर्द होंगे या प्रपोज्ड उन गेटवेज़ के इर्द गिर्द होंगे या प्रपोज्ड कॉरिडोर्स के इर्द गिर्द होंगे, वहाँ वैल्यू उसकी बढ़ रही है। बहुत सारे शहर उसमें आ रहे हैं, लेकिन हमें यह जानने की कोशिश करनी है कि एट द एंड ऑफ द डे डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस दैट वी आर फेस्ड विद, स्पेशली इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री, जिसके अंदर अभी इंक्रीज रेगुलेशन है ICCP की जानिब से, और उसके अलावा ये बात पहले भी प्रोग्राम के आगाज़ से पहले भी हम कर रहे थे, FBR वालों की जानिब से भी अब होगी। 40 लाख रुपए से ज़्यादा अगर कोई चीज़ ख़रीदा, अब कह रहे हैं उसको थोड़ा बढ़ा दिया है, उसको बढ़ा दिया जनाब। बढ़ाने के बाद अब जो है फिर क्या सिलसिला बनेगा, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले कोशिश करते हैं कि CPEC के मौजू को आगे लेकर चलें। हमारे साथ बड़ी ही अहम मेहमान आज शामिल हैं जनाब साद नज़ीर साहब, CEO हैं ये, बड़ी मारूफ कंपनी इनकी, और मैं ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनीज़, और इनके साथ जनाब गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं साद नज़ीर साहब। मैं साद नज़ीर साहब आपकी जानिब आता हूँ। अब मेरे पास जो जहन में बहुत सारे उभरते सवालात हैं, आपको पता होगा कि मैं क्रिटिकल लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग अडॉप्ट करता हूँ हमेशा, और CPEC के मुतालिक मेरी अपनी राय है, लेकिन मैं उसको किसी के ऊपर मुसल्लत करना बेहतर महसूस नहीं करता। तो आज आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि CPEC की वजह से आपको क्या लगता है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री कितना फ्लरिश करेगी पाकिस्तान जी। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू अली भाई फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपका आज का मौजू CPEC के हवाले से जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे उसका इम्पेक्ट है, आप पूछ रहे हैं कि उसका कितना इम्पेक्ट होगा। जी, मैं फ्रैंकली CPEC के हवाले से बहुत सी मुतज़ाद आरा लोगों में पाई जाती हैं, बहुत सी पॉजिटिव आरा भी लोगों में पाई जाती हैं। मैं इसको पर्सनली पाकिस्तान की बेटरमेंट का एक बहुत बड़ा मौका देखता हूं, और उसमें जो $46 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो चाइना ने प्लेज की हुई है पाकिस्तान को कि वो इन्वेस्ट करेगा यहाँ पे मुख्तलिफ सेक्टर्स में, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसमें हमारा रोड नेटवर्क है, उसमें हमारा एनर्जी का जो क्राइसिस इस मुल्क में चल रहा है इसको रीवैम्प करने के लिए जिस वक्त तो इन्वेस्टमेंट आएगा, तो नेचुरली जिस वक्त एक इन्वेस्टमेंट एक मुल्क में आती है उसका बहुत सारा इम्पैक्ट बहुत सारी डायमेंशंस में पड़ रहा होता है। जिस वक्त आप इकनॉमिकली एक मुल्क या उस मुल्क के शहरी या उसमें रहने वाले एंटरप्रेन्योर्स गेन कर रहे होते हैं फाइनेंशियली, तो उसकी रिपरकशन हर इंडस्ट्री पे आती है, और रियल एस्टेट पे इसलिए आती है कि आपकी जो भी सेविंग्स होती हैं, एक वेल अंडरस्टूड एक फिनोमेना है कि जी द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर वेल्थ इज़ प्रोक्योरमेंट ऑफ रियल एस्टेट। तो लोग उसको रियल एस्टेट को बहुत से हवालों से इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए यूज़ करते हैं। कुछ उसको एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट करते हैं, और कुछ अपने फाइनेंसेस की सिक्योरिटी के लिए, अपनी सेविंग्स की सिक्योरिटी के लिए उसको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप और कुछ भी ना करें, अगर इस मुल्क में कोई पॉलिसीज़ रियल एस्टेट के हवाले से ना भी रिवाइज़ की जाएँ तो स्टिल उसका इम्पैक्ट इनएविटेबल है। जब इतना पैसा आपके मुल्क में आएगा तो वो कहीं ना कहीं तो अल्टीमेटली जाके लैंड करेगा, पार्क होगा, एंड रियल एस्टेट इज़ द बेस्ट पार्किंग सेंटर फॉर इन्वेस्टमेंट। अच्छा, असल में बात यह कि रियल एस्टेट को तो मैं मतलब अपने बचपन से भी फ्लरिश होता हुआ देख रहा हूँ, और मतलब दीगर मंसूबे बनते रहते हैं, नहीं भी बनते तब भी रियल एस्टेट की डिमांड पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हाउसिंग सेक्टर के अंदर इतनी ज़्यादा डिमांड है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। तो क्या आपके ख़्याल से रियल एस्टेट का सेक्टर जो है ये मतलब वैल्यू के हिसाब से बढ़ेगा, या मतलब ये कि रियल एस्टेट एक्सेसिबल ज़्यादा होगा? क्योंकि इसमें थोड़ी तफरीक करने की ज़रूरत है कि क्या ज़्यादा महंगी तो नहीं हो जाएगी रियल एस्टेट, वो उसका भी तो एक खौफ रहता है ना।
इसमें अली भाई दोनों डायमेंशंस आप देखेंगे। देखिए जिस वक्त एक इंडस्ट्री में बूम आता है तो उसमें बहुत सारे नए प्लेयर्स आ जाते हैं, उसमें अच्छे प्लेयर्स भी होंगे, उसमें बुरे प्लेयर्स भी होंगे, और इंडस्ट्री को फ्लरिश कराने के लिए उसकी हर डायमेंशन पे वर्क करना पड़ता है। आपने दो बातें की कि जी क्या प्रॉपर्टीज़ या रियल एस्टेट महंगी, वैल्यूएबल ज़्यादा हो जाएगी या एक्सेसिबल ज़्यादा हो जाएगी, ये दोनों चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा जी। जो एग्जिस्टिंग रियल एस्टेट सेक्टर में इस वक्त डेवलपर्स जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ डेवलप की हुई हैं और जो एग्जिस्टिंग पॉइंट्स हैं जो हमारी मेन बुलेवार्ड्स हो गई शहरों की, वो नेचुरली उस फाइनेंशियल इम्पैक्ट से वैल्यूएबल हो जाएंगी। लेकिन जिस वक्त नए प्लेयर्स और नए डेवलपर्स, और एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बात यह है कि अभी तो देखें डेवलपर्स के मुख्तलिफ साइजेज़ हैं, और दुबई वगैरह में चला जाऊँ और जो है यूएई में देखें तो वहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हाउसेज़ हैं जो कि स्टेट उनके पीछे, और फिर वो रियल एस्टेट डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर आपको पता है कि अगर कोई बड़े स्केल पे काम करना हो तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपको पता है पीर बाबा भी आजकल बड़ी परेशानी में है, और आपको इस चीज़ का भी अंदाज़ा होगा कि जब से वो कराची के मुज़ाफ़ाती इलाके में भी हाउसिंग सोसाइटियाँ कायम हो रही हैं, उनमें से एक के मुतालिक बहुत सारी आरा पाई जा रही हैं, उसके बाद बहुत सारे सरमायाकार जो हैं वो बहुत ज़्यादा मोहतात हो गए, परेशान हो गए। तो इस सिलसिले में भी एक चैलेंज उभर के सामने आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये इशू जो है ये इतनी ईजी, ये इश्यूज़ जो हैं इतने इजी हैं, और जैसे आपने कहा कि अगर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को चेंज ना किया जाए तब भी ये मामलात जो हैं ये अच्छे रहेंगे। इसके बारे में बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। लेट्स टेक अ नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में, और ब्रेक पे जाने से पहले साद नज़ीर साहब के साथ गुफ्तगू हो रही थी कि सीपैक किस तरह से मस्बत अंदाज में पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट कर सकता है। साद नज़ीर साहब, यहाँ पर एक सवाल ये भी तो पैदा होता है कि अब लोगों के दिल में बहुत सारे खदशात पैदा हो रहे हैं। बात यह है कि मैं हमेशा जो है, मैंने एक जैसे आप कहें कि कोड वर्ड सा रखा हुआ है कि पीर बाबा की हाउसिंग सोसाइटी भी जो है वो भी आजकल बहुत सारे मामलात का शिकार है। आप समझ तो गए होंगे मेरे इशारे से कि मैं किसके मुतालिक बात कर रहा हूँ। जो भी बंदा बड़े स्केल के ऊपर रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा होगा, इस वक्त उसके जहन में ये होगा कि ये बातें आपकी 100% दुरुस्त काउंट करेगा, और इसमें पोटेंशियल भी है, और इसमें कोई डिनाई नहीं किया जा सकता इस बात को, जो बातें आपने कही कि रियल एस्टेट को लोग बहुत जो है वो रिलायबल एसेट समझते हैं। बट अनलेस वी फिक्स आवर रेगुलेशन, आपने कहा अगर रेगुलेशन को ना भी फिक्स करें बेहतर होगा, लेकिन क्यों ना हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बेहतर कर लें। भाई सीपैक का मुकाबला करने के लिए हमें खुद को तैयार तो करना पड़ेगा ना, कि नहीं? इसमें अली भाई दो बातें हैं जी। एक तो ये कि सीपैक क्या बेनिफिट्स लेके आ रहा है इस मुल्क में, जी। और दूसरी बात यह कि हम एज अ नेशन क्या कर रहे हैं, हम एज अ गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, एज अ नेशन क्या कर रहे हैं, और कैसे इससे फैसिलिटेट होंगे। पहली तो बात ये कि एक आम राय जो आम तासुर लोगों में पाया जाता है कि जी चाइना जहाँ जाता है वो खा पी जाता है और वहाँ के सारे रिसोर्सेज जो है वो टेक ओवर कर लेता है। जी। मैं उसमें लोगों को एग्जांपल कोट करता होता हूँ कि ये मामला ऐसे नहीं हुआ जब लोग दुबई इन्वेस्ट करने गए, जब सऊदी अरब इन्वेस्ट करने गए, तो वहाँ की गवर्नमेंट्स ने एक लोकल निज़ाम इस तरह का क्रिएट किया जिसमें कफ़ालत या कफ़ील वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया कि आप लोकल एक पार्टिसिपेंट के बगैर कोई भी कंपनी बाहर से आके आपके मुल्क को इन्वेड नहीं कर सकती। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव मेंशन्ड। हाँ जी, वेरी जी बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज़ समथिंग दैट एवरीवन नीड्स टू लुक इनटू। जो हमारे इंस्टीट्यूशंस जो बिहाइंड दी कर्टन्स या ऑन दी सरफेस इस मुल्क की बका की जंग लड़ रहे हैं, एंड वी सपोर्ट देम, उनको ये पहलू भी देखना चाहिए कि ये जो लोकल लीगल डेवलपमेंट है इस मुल्क की इंफ्रास्ट्रक्चर की, लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो इस अंदाज में की जाए कि अगर बाहर से चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट या किसी भी मुल्क की इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में आती है तो वो लोकल बिजनेसमैन को साथ इन्वॉल्व करके आगे डेवलप हो। और अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप उस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए बहुत बड़ी सक्सेस में तब्दील कर सकते हैं। अगर ये चीज़ और ये रेगुलेशंस आप नहीं करेंगे तो फिर तो हम जिस तरह पिछले 50 साल में
इस मुल्क को बिकाऊ माल समझा जाता रहा है और जिसको जिस डगर पे समझ आई उसने इस मुल्क को बेचा है। तो ये सी पैक हमारे लिए बड़ा नेगेटिव, जिस तरह आप जो खदशात का आप इज़हार कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं खदशात। तो हमारा लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इस सारे को भी डेवलप करने की ज़रूरत है उस सी पैक का बेनिफिट उठाने के लिए। एंड दिस इज़ द टाइम when these institutions who are worried about the welfare of this nation and this country, they should act timely और इस तरह की लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाएं जिसमें सी पैक से आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। अच्छा, बात इसके साथ एक और भी जोड़ी जा सकती है। इशू ये है कि फॉर एग्जांपल लेट्स टेक दी हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि कुछ लोग कंस्ट्रक्शन, और इत्तेफाक की बात है कि मेरी एक आध लोगों से मुलाकात भी हुई जो कि चीन के इन्वेस्टर्स हैं और वो पाकिस्तान की रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बशर्ते कि यहाँ पे उनके लिए कन्वीनियंस, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और रेगुलेशन में रिलैक्सेशन लाई जाए। आपके ख्याल से क्या ये भी सी पैक का एक फ़ायदा हो सकता है कि हम बड़े डेवलपर्स को चाइना से अट्रैक्ट कर सके लोकल पार्टनरशिप के साथ, जैसे आपने कहा, बट बाय प्रोवाइडिंग दैम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एंड रेगुलेटरी रिलैक्सेशन? जी, हमारा पिछले दिनों चूँकि हम अभी रियल एस्टेट सेक्टर में चाइना की इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं और अपने साथ ऑन बोर्ड काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को लेके आ रहे हैं। पिछले दिनों हमारा एक डेलीगेशन आया हुआ था जिसने हमारे प्रोजेक्ट्स विज़िट किए और उन्होंने भी जो बात आप फरमा रहे हैं इसी तरह की गुफ्तगू उनकी थी। देखें, चाइना में और पाकिस्तान में जो एक मेजर चीज़ आपको पहले समझने की ज़रूरत है वो ये कि चाइना में जितनी रियल एस्टेट सेक्टर या जितनी भी बड़ी डेवलपमेंट है वो स्टेट बैक्ड है, वो मोस्टली स्टेट ओन्ड है या स्टेट बैक्ड है, यानी उनकी स्टेट लॉज, रेगुलेशंस, रूल्स उस सारे सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ वो यही चीज़ आके हमारी स्टेट में ढूंढने की कोशिश करते रहे। हमारा भी जब डेलीगेशन आया तो वो हमसे बात बात पे गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट पूछता था कि जी क्या होगी। जी। तो हमारा आगे से जवाब उनको ये होता कि सिर्फ अप्रूवल्स के अलावा आप और कोई सपोर्ट गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट ना करें, वो प्रोटेक्शन हम आपको एज अ प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करेंगे और गवर्नमेंट से बहुत बेहतर प्रोवाइड करेंगे। और उसका मुजाहरा उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त वो यहाँ आए तो देखा भी कि हमने जो फैसिलिटेशन उनके लिए डेवलप की वो गवर्नमेंट में, तो यहाँ आपको पता ही है जो हालात मामलात हैं, आप किसी दफ्तर में भी चले जाएं तो सिक्का राजुल वक्त के अलावा कोई काम यहाँ पे होता नहीं। तो ये कल्चर तो उनके यहाँ है नहीं और उनके यहाँ इस कल्चर पे तो सजाए मौत है। हमारे यहाँ ये कल्चर ऐसे है जैसे कि सांस लिया जाता है, इस तरह से ये इतना शायद उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं यहाँ देखें, यहाँ पर साद नज़ीर साहब आपको लाना चाह रहा था। मैं बहुत सारे रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के लोगों से जो इंटरेक्शन रहती है और मैंने उनसे ये पूछा कि आपकी तवज्जो अपने प्रोजेक्ट पे कितनी होती है और उसकी अप्रूवल वगैरह और उसकी जो दीगर मामलात हैं उस पर कितनी रहती है। तो उन्होंने कहा कि जी हम तो मेंटल पेशेंट बन चुके हैं भुगताते इदारों को। तो अब यह है कि ये तो एक हार्श रियलिटी है ना, इसके मुतालिक भी तो कुछ आसानियाँ पैदा करनी चाहिए आने वाली हुकूमत, क्योंकि आपको पता है कि अब तो इलेक्शन होने वाले हैं तो कुछ दबाव हर सेक्टर उन पर डाल रहा है। तो आप लोग भी ज़रा दबाव डालें जो सियासी जमातें कि भाई हमारे लिए आसानियाँ पैदा करो। तो इस बारे में भी कुछ बात होनी चाहिए, क्या ख्याल आपका? जी अली भाई, बिल्कुल सही फरमाया आप। मेंटल पेशेंट तो छोटा वर्ड यूज़ कर रहे हैं जी। मैं समझता हूँ ये 2-4 उसामा बिन लादन यहाँ से क्रिएट करेंगे जितना ये तंग करते हैं इस नेशन को किसी भी अप्रूवल के हवाले से। तो बिल्कुल जी, बिल्कुल ये यहाँ पे करने की ज़रूरत है कि जो अदारे हैं, जितनी भी अप्रूवल अथॉरिटीज़ हैं, वो इस काम को जब तक फैसिलिटेट नहीं करेंगी ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो जो भी इस सी पैक के हवाले से इस मुल्क में डेवलपमेंट देखना चाहता है उसको मेक श्योर करना है कि अपने इंस्टीट्यूशंस के में करेक्टिव मेजर्स लिए जाएं और वो फैसिलिटेशन स्पेशली जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है वहाँ पे वो लाजमी फैसिलिटेट की जाए। और गवर्नमेंट को एक डिपार्टमेंट इस पर क्रिएट करना चाहिए जो कि ऑलरेडी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की सूरत में काम कर रहा है, उसको और पावर्स देनी चाहिए कि वो मुतलका जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें फैसिलिटेशन के लिए सपोर्टिव रोल प्ले कर सकें। अच्छा साद नज़ीर साहब, यहाँ पर एक और अहम चीज़ है, मेरे ख्याल आज बात हो जाए, चूँकि आप एक ज़ाहिर बात है मस्बत रुझान जो है उसकी अक्कासी कर रहे हैं। बुनियादी मसला ये है कि आजकल सिस्टम पूरा कंप्यूटराइज हो चुका है और कंप्यूटराइज होने के बाद अब जितने नक्शे होते हैं बिल्डिंगों के और इसके अलावा मुख्तलिफ जो डिटेल्ड प्लान्स होते हैं बिल्डिंग्स के, वो तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के ज़रिए जनरेट हो जाते हैं। तो उनको उन इदारों के मतलब उनके इदारे जो होते हैं, मतलब जो भी सरकारी इदारे होते हैं, सरकारी इदारों के ऊपर ये जिम्मेदारी दी जा सकती है कि जनाब वो भी कंप्यूटराइज सिस्टम के तहत इन सब चीज़ों के अप्रूवल दे दें।
तो आखिर फिर क्या मसला पेश आता है साद नज़ीर साहब कि इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद यहाँ तो आपको पता है मुल्क के बड़े बड़े फैसले व्हाट्सएप पर हो जाते हैं, तो ये काम क्यों नहीं हो पा रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जी साद नज़ीर साहब। मेरे ख्याल साद नज़ीर साहब तक मेरी आवाज़ अभी नहीं पहुँच रही। खैर कोशिश करते हैं कि उनके साथ दोबारा से रब्ता हमारा कायम हो। अच्छा, मैं जो हूँ यही चाह रहा था कि इसके ऊपर ये मालूमात हो सके कि आजकल जो हमारे यहाँ कंप्यूटराइज सिस्टम हो चुका है, हर चीज़ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के नतीजे में आसान हो चुकी है। अब आपने बिल्डिंग का नक्शा हो, कोई कंस्ट्रक्शन का कोई प्लान हो, सब चीज़ें जो है प्रूव हो जाती हैं ऑनलाइन। तो साद नज़ीर साहब, मैं जो बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो यही है कि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, व्हाट्सएप और ट्विटर के ऊपर पाकिस्तान के बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, वहाँ पर सरकारी इदारों के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है कि वो आपके नक्शे डिजिटली रिसीव कर लें, डिजिटली अप्रूव कर दें और डिजिटली उनको मॉनिटर कर लें। क्या ख्याल है, ये आसानी पैदा की नहीं जा सकती? जी अली भाई, आपको आवाज़ आ रही जी मेरी? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी जी अली भाई, बिल्कुल ये आसानी क्रिएट की जा सकती है। और जी हमने देखा है इस मुल्क में जिस जिस डिपार्टमेंट को इन्होंने ठीक करना चाहा है वो सर्टेनली ठीक हुआ है। आप उसकी एक एग्जांपल मोटरवे पुलिस ले लें, और यहाँ लाहौर में LDA में इन्होंने बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की है, बहुत सारे मामलात इन्होंने कंप्यूटराइज्ड किए हैं। फिर हमारे यहाँ लैंड रिकॉर्ड सिस्टम बड़े अरसे से पटवारियों के हाथों में चला आ रहा था, उसको इन्होंने इम्प्रूव किया है। तो जहाँ जहाँ ये करना चाहते हैं, नादरा उसमें बहुत बड़ी एग्जांपल है जहाँ पे। अच्छा नहीं, ये लेकिन ये एक चीज़ के मैं आपसे वेरिफिकेशन चाहूँगा, चूँकि आपने जिक्र किया लाहौर का, कराची में भी काम हो रहा कंप्यूटराइजेशन के ऊपर। वहाँ पर लोगों ने मुझे बताया पंजाब में कि ट्रांसफ़र्स ऑफ प्रॉपर्टी जो है अब बहुत ज़्यादा आसान और सहल हो गई। एक अजीज़ अभी झंग से आए थे, उन्होंने कहा कि झंग तक में कंप्यूटराइजेशन हो चुकी है और वहाँ पे भी जो है वो आसानियाँ पैदा हो गई। तो लाहौर शहर में अब निस्बतन आसानी है, क्योंकि कराची वाले देखकर बड़े हैरान होंगे अगर आप उनको बताएंगे कि सिस्टम बिल्कुल आसान हो गया। नहीं जी, लाहौर में मैं समझता हूँ 80-90% जो है लैंड रिकॉर्ड सिस्टम वो कंप्यूटर्स पे शिफ्ट हो गया है। अब कंप्यूटराइज्ड फ़र्दें जारी होती हैं, ट्रांसफ़र जो है वो बाकायदा, जिस तरह से आप समझ लें कि उस लेवल का तो नहीं जिस लेवल का DHA में एक्सरसाइज होता है, लेकिन 70-80% ऑफ दैट सिस्टम हैज़ बिन अडॉप्टेड ये रजिस्ट्री वाले सिस्टम में, और बड़ा कंप्यूटराइज्ड अंदाज में और सहल अंदाज में ये वक्त कम लगता है सर, पहले वक्त बड़ा लगता था। जी बिल्कुल, सर्टेनली बहुत कम वक्त लगता है। और अच्छा, एक चीज़ आपसे और जानना जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सिक्योरिटी है जी। जी अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाह रहा था कि ओवरसीज़ जो भी आएंगे, चाइना से भी आएंगे, तो जाहिर बात है जब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हो गई रजिस्ट्रार के पास, तो वो चाहते हैं दस्तावेज़ उनको फ़ौरन मिल जाए। ये अर्जेंट फ़ी, रेगुलर फ़ी, मोस्ट अर्जेंट फ़ी, ये नज़ीर साहब इसका भी थोड़ा सोल्यूशन कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर हो गया कंप्यूटराइज सिस्टम तो क्लिक ऑफ द बटन पे हो जाना चाहिए, मे बी नेक्स्ट डे, मे बी नेक्स्ट वीक। हाउ कैन समवन वेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? व्हाट डू यू से? जी अली भाई, मैं जैसे कह रहा हूँ कि आपको सबसे पहले हमने एज अ नेशन एंड एज अ गवर्नमेंट या जो भी स्टेट के अदारे हैं उन्होंने ये फैसला करना है कि हमने इस CPEC से बेनिफिट कितना लेना है। बिल्कुल, अगर CPEC से बेनिफिट लेना तो फिर हर अदारे को फैसिलिटेशन मोड में जाना पड़ेगा, और रियल एस्टेट की ट्रांसफ़र और फीस स्ट्रक्चर को सर्टनली आपको ऐसा फैसिलिटेटिव रखना पड़ेगा कि बाहर से इन्वेस्टर्स यहाँ आने पे राज़ी भी हों और खुश भी हों। कम से कम उस लेवल की उन्हें सर्विस तो मिले जिस लेवल की सर्विस वो अपने मुल्क में एंजॉय करते हैं। क्योंकि ये बात आपकी सही है कि देंगे तो तभी वो आप यहाँ मूव करेंगे। ये बात आपकी सही है कि CPEC इज अ गुड सेल्स पिच, इट हैज़ अ वेरी गुड फ्यूचर इफ इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। हाउएवर ये जो बेसिक इश्यूज होते हैं ना, ये कभी कभार इन्वेस्टर्स को डिस्करेज कर देते हैं कि ये वो पूरे तरीके से इंटरेस्टेड हैं। जैसे बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इस प्रोजेक्ट का सुन के पाकिस्तान की तरफ दे आर फ्लॉकिंग हियर कि भाई हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, करते रहे माजी के अंदर भी। अभी जाहिर बात है फ्लक्स में है सिचुएशन, तो थोड़ा देख के कर रहे हैं, लेकिन वो फिर उनके लिए आसानियाँ पैदा करनी होंगी। ये इसके ऊपर मेरे ख्याल आप और मैं दोनों ही मुत्तफिक हैं, बल्कि पूरा पाकिस्तान ही। जी बिल्कुल मुत्तफ़िक है अली भाई। जो समझने वाली बात है, देखें चाइना को CPEC की क्या ज़रूरत है। चाइना के लिए इस वक्त CPEC सिर्फ एक रूट है जिसमें उसने ग्वादर पोर्ट को एक्सेस करना है, और अपने मुल्क में कीवी प्रोडक्शन को इस रूट से गुजार के उसने 15-20 दिन का दुनिया में अपना शिपिंग का जो टाइम है वो रिड्यूस करते हुए अपना माल पहुँचाना है। उसका बेनिफिट सिर्फ इतना है। बाकी बेनिफिट जो है वो इस मुल्क के बासियों ने, पाकिस्तान ने खुद ड्राइव करना। वो कैसे ड्राइव कर सकते हैं? मसलन कि अगर आप ग्वादर पोर्ट के करीब इंडस्ट्रियल जोन्स इस तरह के डेवलप करें जहाँ पे चाइनीज़ कंपनीज़ ये डिसीजन लें कि रादर दैन
doing production in their own country, they should come to Pakistan where labor is cheap, where टैक्सेशन के लॉज में फ्लेक्सिबिलिटी है। अभी उनके टैक्सेशन के लॉज के मुकाबले में हमारे अभी बहुत फ्लेक्सिबल हैं। तो इस तरह की और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हम उन्हें वो प्रोवाइड करें कि वो अपने मुल्क को छोड़ के वो ये प्रेफरेंस दें कि हमने प्रोडक्शन ही पाकिस्तान में करनी है। तो तब आप CPEC का बेनिफिट उठा सकेंगे ना, वरना उनके लिए तो CPEC सिर्फ एक रोड है, वो गुजर जाएंगे, अपना माल लेके चले जाएंगे। तो अगर हम फैसिलिटेशन नहीं करेंगे तो हम इसका कोई बेनिफिट नहीं उठा सकेंगे। और जितना फैसिलिटेटिव हम इस मुल्क को रखेंगे उतनी इन्वेस्टमेंट भी यहाँ आएगी और उनके रेजिडेंट्स भी आएंगे। बल्कि मैं अपने जहाँ दोस्त साहब आप मेरे से पूछते होते हैं तो मैं सुलह हदैबिया की एग्जांपल देता होता हूँ कि बज़ाहिर यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो चाइनीज़ की फेवर में है, लेकिन अगर आप लोग अपने मुल्क में इस तरह की डेवलपमेंट करें कि चाइनीज़ को अपने मुल्क से ज़्यादा पाकिस्तान में बिज़नेस करने में आसानी हो, तो ये वो जो इकबाल का शेर है, नील के साहिल से लेके ताब खा के काशगर, ये इंशाल्लाह मुसलमान इसको एक रियलिटी में बदलते हुए देखेंगे। और उसका तरीका आपको ऐसे ही करना पड़ेगा कि अपने आप को सपोर्टिव फैसिलिटेटिव रखें। आपने ये वाली बात की ना माजरत के साथ, पहले ही उन्होंने काशगर के जो हमारे, मैं अब इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, फिर एक मसला क्रिएट हो जाएगा, पाकिस्तान में कमोशन क्रिएट हो जाएगा। हम तो पहाड़ों से ज़्यादा ऊंची, समुद्रों से ज़्यादा गहरी और पता नहीं शायद से ज़्यादा मीठी बातें करते हैं। ज़रा काशगर आप जाइएगा, वहाँ जाके आपको पता लगेगा ये जो बात आपने की है उसमें शायद आपको वहाँ के मुसलमानों से इंटरव्यू लेने के बाद पता लग जाएगा कि कितनी गहरी और समुद्र। छोड़े सर, ये मसला बहुत पेचीदा है। मैं आपने चूंकि ये बात कर दी है सर, वो लोग भी चाइनीज भी देख रहे होंगे, कहीं वो गलतफहमी का शिकार ही ना हो जाए कि हम ही कहीं काबिज होने के चक्कर में हों। सर यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको दूसरी जानिब लेकर काबिज अली भाई नहीं हो रहे। मेरी ज़रा रिक्वेस्ट सुन लीजिएगा, क्योंकि आपने इस टॉपिक पे अब थोड़ी सी डिस्कशन की है तो सुन लीजिएगा। देखें, उनको एज अ नेशन अपनी आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट करने का हक हासिल है। अगर आपके मुल्क में आके कोई आपकी आइडियोलॉजी को ओवरकम करने की कोशिश करेगा तो आपका रिएक्शन इससे भी ज़्यादा बुरा होगा जो वो वहाँ पे रिएक्शन दे रहे हैं। उनको आप ब्लेम नहीं कर सकते ना, उसका दोस्ती से ताल्लुक कोई नहीं है। अगर आप इसीलिए तो मैंने कहा कि इस मौजू पर आप बात ना करें, ये हमारी पब्लिक को पता नहीं है। तो मैं खुराक का पता लग जाए, उनके रहन सहन का पता लग जाए तो फिर ये सारी चीजें भूल जाएंगे। ये अभी सिर्फ इनको जो है ना मीठा मीठा दिखाई दे रहा है। भाई हम तो उनके मुल्क में कारोबार करने नहीं जा रहे ना, हम तो उनके मुल्क में कारोबार करने नहीं जा रहे, वो हमारे मुल्क में आ रहे हैं। हमारे मुल्क पे आके तो धौंस नहीं चलेगी उनकी ना। तो यहाँ पे तो आपके पास एक टाइम और अवेलेबिलिटी होगी रिसोर्सेज की जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं आज यकीन करें अपने अंदर बड़ा जब्त पैदा किया हुआ मैं CPEC के मुतालिक कोई बात नहीं करना, वरना मुमासलत तो CPEC की रेहाम खान की किताब से मिलती है। यानी मुसविदा उसका सबके पास है, सब उसके मजे ले रहे हैं, लेकिन पता किसी को भी नहीं है कि उसका होना क्या है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस फिर वी विल स्टार्ट ऑन अ पॉजिटिव नोट। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। आफ्टर ब्रेक गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे हैं हम रियल एस्टेट सेक्टर और CPEC के साथ, जो अगर जोड़कर देखा जाए मुस्तकबिल पाकिस्तान की तामीराती जो शोबे का, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बहुत सारी बातें आई इसमें, कोशिश मैं कर रहा हूँ ज़ब्त का इजहार कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ इस मौजू पर मैं बात ना करूँ। मेरे फाजिल मेहमान साद नज़ीर साहब CEO ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के साथ इस बारे में बात हो रही। वो ये कह रहे थे कि ब्रेक के दौरान कि दिफा कर रहे हैं। भाई मैं तो कतई इख्तलाफ नहीं कर रहा, CPEC अगर पाकिस्तान के लिए अच्छा है, और ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है अगर उसके अंदर वो चीज़ें शामिल कर ली जाएं जिसमें हमारी सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ शामिल हो। ज़ाहिरी बात है ये चीज़ 29 नवंबर 2016 पर तो मीडिया पर डिस्कस भी नहीं हो सकती थी उससे पहले। ये तो मैं सलाम पेश करता हूँ नए वालों को, कि वरना पुराने वाले तो ये कह देते थे कि साहब CPEC के ऊपर कोई बात की तो आप मुल्क दुश्मन हो गए। खैर उस चीज़ को छोड़ें, अब वो चीज़ माजी में रखते हैं, मस्बत अंदाज में शुरू करते हैं। साद नज़ीर साहब, अब बात यह है कि लेट्स गेट गियर्ड अप। अगर CPEC आ रहा है, आप कह रहे हैं इनेविटेबल है, तो फिर हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और प्रिपरेशन इस तरह से होगी कि तमाम सेक्टर्स इस वक्त गियर अप हो जाएं। इस वक्त रॉ मटेरियल और इनपुट्स के सेक्टर्स क्या गियर्ड अप हैं? सिरामिक टाइलें आज भी चाइना से आ रही हैं, लोहे की स्टील बार्स ट्विस्टेड आज भी चाइना से आ रही हैं, सीमेंट भी मुस्तकबिल में हो सकता है चाइना से आए, हमारे वाले शायद पूरा कर दें, लेकिन यह कि उसके लिए प्रिपरेशन तो ज़रूरी है। मेरे ख्याल उसके बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं, और इनपुट कॉस्ट के बारे में भी बात करते हैं
कि हम कंपेरेटिव कैसे होंगे सीपैक मंसूबे के लिए अगर हमारे यहाँ इनपुट्स इतनी महंगी होंगी? अली भाई, मैं सीपैक का हामी हूँ। हमारा तो चूँकि रियल एस्टेट सेक्टर से ताल्लुक़ है और हम एक प्रोजेक्ट ही पूरा ब्लू वर्ल्ड सिटी के नाम से इस्लामाबाद में सिर्फ इस मकसद से कर रहे हैं कि सीपैक के जो फ़ायदे हैं वो आम पब्लिक तक भी पहुँचाए जा सकें। बिल्कुल पहुँचे। लेकिन उतना ही इसके बारे में कंसिडरेट और केयरफुल मैं भी हूँ जिस तरह से आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं, और ये काम हमारी स्टेट का और स्टेट के उन अदारों का करने का है कि वो भी इसके बारे में उतने ही प्रोटेक्टिव और केयरफुल रहें। आप बात कर रहे थे अभी कि सीमेंट शायद चाइना से आए, मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि अगर हमने मैनेज ना किया तो आपको गंदम भी चाइना से लेके आनी पड़ेगी, आपको आटा भी चाइना से लेके आना पड़ेगा, क्योंकि वो मैंने आपको अर्ज़ किया कि हर किसी को ये हक़ हासिल है कि वो अपनी आइडियोलॉजी प्रोटेक्ट करे, हर किसी को ये हक़ हासिल है कि वो अपनी मुफाद के लिए अपनी एक्सपेंशन को मलहूज़े ख़ातर रखते हुए चीज़ें प्लान करें। अगर चाइना वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी पे कर रहा है तो वो अपने मुफाद के लिए कर रहा है ना। चाइना ये चाहेगा, जो मेरी उनकी वहाँ के रियल एस्टेट डेवलपर्स के साथ भी मुलाकात होती रही और एग्रीकल्चरिस्ट से भी मुलाकात होती रही, चाइनीज़ का ये इरादा भी है कि आपके मुल्क में जितनी एग्रीकल्चर है उसको वो सपोर्ट करेंगे और वो आपके फार्मर से इन एडवांस 5-5 साल की यील्ड क्रॉप ख़रीद लेंगे। अगर इसके अगेंस्ट हमारे स्टेट ने एक्ट नहीं किया तो जो मैंने आपको बात की है कि ये गंदम भी आपको चाइना से लेके आनी पड़ेगी, और वैसे ही हमारा जो पानी का हाल होने जा रहा है यहाँ पे, तो पता नहीं गंदम की प्रोडक्शन और रह कितनी जाएगी अगले 7 सालों में, ये आपको वैसे ही चाइना से ला के खानी पड़नी। तो यहाँ पे जिस नहज पे हम खड़े हैं इस वक्त, जो पानी का मसला है, सीपैक तो एक कमिंग सून वाले प्रोग्राम पे है ना, तो जो आपके प्रिवेलेंट इश्यूज़ हैं उनको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट को मेजर, गवर्नमेंट से मेरी मुराद है कि जो स्टेट रनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मेजर तौर पे अपने आप को रीवैम्प करना पड़ेगा। और मेरे नज़दीक तो ये शायद सारा का सारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उखाड़ के फेंक देने की ज़रूरत है और इसके जगह को नया निज़ाम लाने की ज़रूरत है, इशू और जिसके तहत ये मुल्क चलाया जाए। पता नहीं आप माने इसको ना माने, अब बात यह है कि पहले स्टेट ने बहुत जनाब ट्रम्प अप कर दिया इसको, सीपैक को, लेकिन पिछले 6 माह में 8 माह में, हमारा ये काम नहीं ना आपका काम है, लेकिन बेसिकली बात ये सियासतदानों ने मुझे क्यों निकाला के ऊपर बहस ले गए और सीपैक वीपैक को भूल गए। आपसी झगड़े और इदारों के तसादुम, और फिर एक बात यह हुकूमत की तब्दीली, इस स्टेट ऑफ फ्लक्स के दौरान ना बिजनेसमैन ने तो अपने आप को प्रिपेयर कर लिया सीपैक के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं गवर्नमेंट, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और जैसे आपने कहा कि चंद इंस्टीट्यूशंस, उनका किरदार जो है वो अभी कुछ वाजे होकर सामने नहीं आ रहा। क्या बिजनेसेस भी परेशान हैं इस बारे में? रिपीट कीजिएगा जी कि आखिरी। मैंने ये कहा कि मैंने देखे गवर्नमेंट ने पहले तो बहुत ट्रम्प अप किया ना, हर बात के ऊपर सीपैक, दिन में 3 दफ़ा, आपको पता है हमारे वजीर दाखिला जो थे वो 3 दफ़ा गोली खाया करते सीपैक की, जब उनसे बात करें थे वो सीपैक के वजीर, बाद में वजीर दाखिला बन गए एहसन इकबाल साहब। मुझे नहीं पता हमारे इलाके सियालकोट से वो गुजरेगा नहीं गुजरेगा, वो बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं गुजरेगा, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब 6 माह से उन्होंने सीपैक के मुतालिक किसी ने भी कोई बात नहीं की, कोई मेजर कोई प्रोग्राम इसके बारे में डिस्कस नहीं हुआ। बहुत सारे इदारे हैं जिनके मुतालिक आप बात करें ना करें वो एक अलहदा बात है, वहाँ से भी सीपैक के मुतालिक कोई बात नहीं आई। तो इज दिस अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर बिजनेसेस? जी ये बहुत बड़ा कंसर्न है, और सिर्फ सीपैक के हवाले से नहीं, हर हवाले से पिछले 6 महीने में सिर्फ गवर्नमेंट को बचाने की शायद तहरीक चलती रही और इस मुल्क में कोई ख़ास मेजर पेशरफ्त नहीं हुई। यहाँ तक कि ये भी कह दिया गया कि जी आज के बाद जो है वो बिजली जाने और अवाम जाने। तो जहाँ पे स्टेट रनिंग इंस्टीट्यूशंस का ये मेयार होगा कि वो अपने आप को 3 से 5 साल के लाइफ स्पैन में सिर्फ प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और लोगों को परफॉर्मेंस और आवाम को जो बेनिफिट्स देने हैं उसकी प्लानिंग सिर्फ 3 से 5 साल की मियाद के लिए करेंगे और अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बचाने के लिए करेंगे, तो वो नेशन या वो कौम बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। यहाँ पे ऐसे अदारे होने चाहिए, ऐसे थिंक टैंक्स होने चाहिए। चाइना में मैंने एक जनरल साहब को, ये जनरल आमिर रियाज साहब हैं, उनको ये कोट करते सुना था कि 3-4 हज़ार PhD सीपैक के ऊपर काम कर रहे हैं, और हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली एक भी PhD इस सब्जेक्ट पे काम नहीं कर रहा कि इससे बेनिफिट कैसे लेना। सीपैक तो एक चीज़ है जी, हमारे कांस्टेंट ऐसे इंस्टीट्यूशंस डेवलप होने चाहिए जिनकी बनाई हुई, ऐसे थिंक टैंक्स जिनकी बनाई हुई पॉलिसीज़ के तहत मुल्क चल रहा हो और सियासतदान आके उसमें 19-20 का 18-20 का फ़र्क डाल सके, ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर उसी तरह स्टेबिलिटी की तरफ चल रहा हो।
यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट्स आती हैं, पहले तो गवर्नमेंट आती है अपने सर्वाइवल पे लग जाती हैं और उनको फिर ये पता ही नहीं होता कि उन्होंने कितना अरसा रहना है, तो वो पॉलिसी क्या डिफ़ाइन करेंगे, वो सिर्फ सेल्फ प्रोटेक्शन में लगे रहते हैं। तो यू आर वेरी राइट, हम बहुत कंसर्न हैं इसके बारे में और ये कौम वैसे ही कंसर्न है इस चीज़ के बारे में कि अब बहुत, क्योंकि देखें ना अगर ये 6 मंथ्स पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, अच्छा एवरी मिनट इज देखें वैल्यूबल इन बिजनेस। इशू ये है कि अगर 6 मंथ्स वेस्ट हो गए और फिर 2 मंथ्स ये इलेक्शंस में चले गए, फिर 4 मंथ्स 6 मंथ्स अगले वालों को स्टेबलाइज होने में लग गए, तो फिर बिजनेसमैन, मतलब अगर ये चीज़ें अपनी फ्लो में भी चलती नहीं तो बिजनेसमैन को कौन कॉम्पनसेट करेगा उसकी सारी सीपैक के लिए जो उसने प्लानिंग की है। या मैं आपको बताऊं सच बात, एक पता नहीं आप साद नज़ीर साहब इस चीज़ को समझ पाएँ या नहीं, क्योंकि जीटी रोड के इर्द गिर्द जितना कुछ लोग हैं ना, लोगों की इतनी ज़्यादा ब्रेन वॉशिंग हो गई है कि बच्चे समझते हैं शायद कल का सूरज नहीं निकलेगा अगर सीपैक नहीं आएगा। सीपैक के बारे में इतनी ज़्यादा लोगों की तवक्कुआत हैं, उम्मीदें हैं, अगर उनकी उम्मीद टूट गई, नामुकम्मल रह गई, तो यकीन करें उनको बड़ा दुख होगा। बहुत सारे लोगों ने चाइनीज़ सीखना शुरू कर लिया, कुछ लोगों ने चाइनीज़ नाम भी रख लिए हैं अपने, क्योंकि उन्होंने भी उर्दू नाम रखे थे ना अपने। तो इस मसले को किस तरह से हैंडल करेंगे? आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप जानते हैं मेरी बात को। मैं आप बता रहा हूँ, मेरे लोगों के जाके इंटरव्यू लिए हैं जीटी रोड के इर्द गिर्द, पूरी जीटी रोड के इर्द गिर्द लोगों की इतनी ब्रेन वॉशिंग हो गई, उनको लगता है सूरज नहीं निकलेगा अगर सीपैक ना हुआ। नाउजुबिल्लाह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा। जी सर, सीपैक एक रियलिटी है, आपके मुल्क की नीड है सर, एक्सेप्ट कर लिया मैंने, गवर्नमेंट नहीं करेगी, लेकिन अब करेंगे क्या ये बताएं ना सर। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ आपकी बात, लेकिन अब क्या करें? ये तो अली भाई इस तरह से कि मैं आपसे पूछूं कि पानी के मसले पे क्या करेंगे हम एज ए नेशन, ये तो मतलब सीपैक तो एक पहलू है ना, पानी दूसरा पहलू है। इस तरह से और बहुत सारे पहलू हैं इस मुल्क में, हर निज़ाम में तब्दीली लाने की ज़रूरत है, तो वो तो हमें एज अ नेशन अपने आप को रीवैम्प करना पड़ेगा और वो नज़र आ रहा है कि रीवैम्प की तरफ हम जा रहे हैं। कुछ इंस्टीट्यूशंस इसको करना चाह रहे हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी आवाम उन्हें नहीं सपोर्ट करती, हमारे पॉलिटिशियंस नहीं सपोर्ट करते, सपोर्ट करते हैं तो सिर्फ टेम्परेरी बेनिफिट के लिए सपोर्ट करते हैं। इशारे से बहुत सारी बातें कर दी साद नज़ीर साहब आपने, इशारे से आपने बहुत सारी बातें कह दी और ज़ेर लब बहुत सारी बातें रहें तो वो अच्छा है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी आपसे जानना चाहूँगा। अब प्रॉब्लम ये है कि सीपैक का मंसूबा है बड़ा वसी बड़ा, अब ज़ाहिरी बात है आपके पास भी बहुत सारे, जैसे आपने कहा प्राइवेट सेक्टर पे रिलाई किया जा सकता है, लेकिन अब पीर बाबा को तो अपने काम करने आते हैं, वो तो पानी रेगिस्तान में भी निकाल देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये, आप कहीं प्रोजेक्ट लगाने के लिए जाएँ तो पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी, बिजली की भी ज़रूरत पड़ेगी, इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, सुई गैस के लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा। आप अभी कह रहे हैं कि हम इस तरफ जा रहे हैं, बहुत सारी जगह पर निजी सेक्टर के पास ये सब कुछ चला गया। इस प्राइवेट सेक्टर गेयर्ड अप फॉर सीपैक? प्राइवेट सेक्टर में जी चंद लोग हैं जो कि गेयर्ड अप हैं, बिल्कुल जो आप पीर बाबा का जिक्र कर रहे हैं और जिस प्रोजेक्ट का जिक्र कर रहे हैं कराची में, मुझे ज़ाती तौर पे नहीं आइडिया बहुत सारी चीज़ों का कि वहाँ पे क्या हुआ, लैंड किस तरह से एक्वायर की गई, लेकिन मैं इस प्रोजेक्ट को और करने वालों को इतना ज़रूर कॉम्प्लीमेंट करता हूँ कि उन्होंने वो काम किया जो इस मुल्क में बहुत कम लोग पहले कर पाए। अगर आपकी स्टेट नहीं करती तो कम से कम आप एक बिज़नेसमैन को इतना खराज अकीदत तो दें कि उन्होंने वहाँ पे वो काम किया जो आप एज आ गवर्नमेंट कभी नहीं कर सके। इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट डेवलप करना, सर बिल्डर, रियल एस्टेट और बिल्डर और कंस्ट्रक्शन के शोबे के लोग तो बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर वो आखिर में कहते हैं कितने मंजी डावा। ये अब इसका जवाब मैं उनको क्या दूं? सर चलें आप ये क्रेडिट तो दें ना उस बिल्डर को कि उस बिल्डर ने आपके मुल्क में जो सिक्का राइजुल वक्त है उसको इस्तेमाल किया, जो पावर न्यूसेंस है उसको इस्तेमाल किया, जो पावर के कॉरिडोर्स हैं उसको इस्तेमाल किया और उसको उसने यूटिलाइज़ करके लोगों की फलाह के लिए कोई चीज़ सामने लेके आया ना। ठीक है, पर्सनल बेनिफिट, उनका पर्सनल गेन उनमें सर्टनली है और इतना पर्सनल गेन कोई भी कब्र में नहीं लेके जाता, और ये जिसके पास इतने वसाइल हों उसको ये अंदाज़ा होता है कि एक लिमिट से आगे की हुई ग्रोथ उसकी अपनी ज़िंदगी में, उसके या उसके बच्चों की ज़िंदगी में काम नहीं करनी होती, वो अपने शौक से कर रहा होता है। आपके साथ ये तो क्रेडिट आपको उस प्रोजेक्ट को देना चाहिए और उस प्रोजेक्ट के ओनर्स को देना चाहिए। माजरत साद नज़ीर साहब, आपके साथ बड़ी मज़ेदार किस्म की गुफ्तगू हो रही है और मेरी यही है कि आपके साथ मुस्तकबिल के अंदर भी ज़रूर इस मौजू के ऊपर जो है वो गुफ्तगू हो, लेकिन आज का हमारा वक्त महदूद है। नाज़रीन, वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।